जो आज 2024 में आया नया सिलेबस में दो चीजें जो है जोड़ी गई हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया और उसकी जगह पे दो चीजें जोड़ी गई, और उसमें जो है जिसे हम लोग पेपर 5 और पेपर 6 के नाम से जानते हैं। और ये पेपर 5 और पेपर 6 जो है ये यूपी स्पेशल पेपर। क्या है ये? यूपी स्पेशल पेपर है। यूपी स्पेशल पेपर का मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरा यूपी से होगा, और यूपी की सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीजें यहाँ की जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है सब कुछ इसमें मिलेगा। तो ज्योग्राफी के साथ साथ में हम स्टार्ट करेंगे, इस कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए शुरू किया है जनरल स्टडीज पेपर 6 पहले। पेपर 5 या पेपर 6 कोई भी पहले पढ़ो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना अंतर आएगा कि अगर आप पेपर 6 पहले पढ़ते हो तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि आप जो है एक तरीके से यूपी से परिचित हो जाओगे अच्छे तरीके से, यूपी के ज्योग्राफी से परिचित हो जाओगे अच्छे तरीके से। और किसी भी जगह पे अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या है, पहले ज्योग्राफी ही आई है ना। और ज्योग्राफी से ही सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो अगर पहले हम लोग ज्योग्राफी इसकी हम समझ लेंगे तो बाकी चीजें समझने में हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग पेपर 6 का सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है, पेपर 6 में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो बच्चों देखो, सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज पेपर 6, सामान्य अध्ययन पेपर 6 में सिलेबस में क्या है। सिलेबस में हमें आपको ओवरव्यू देखना है आपका इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से सॉरी यूपी की इकोनॉमी की क्या देखना है हमको, ओवरव्यू देखना है। और इसके अंदर जो देखो क्या है सिलेबस में दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्टेट का मेन जो इकोनॉमिक फीचर है वो बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ इकोनॉमिक्स से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। कारण क्या है, देखो यहाँ पर क्या आया, फिजिकल रिसोर्सेज। अब फिजिकल रिसोर्सेज हमें कहाँ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज है जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब फिजिकल रिसोर्सेज समझ में आ गए तो फिर बाकी ये चीजें भी समझ में आएंगी। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी। देखो फिर से आ गया क्या, ये इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी। तो देखने में ये ऐसा लगता है कि ये पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट एक्चुअल में ये अगर आप ज्योग्राफी नहीं समझते हो, इंडस्ट्रीज यूपी के अंदर कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं वो नहीं समझते हो, तो फिर इसको समझ नहीं पाओगे ढंग से। तो पहले हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट कर, एक ऐसा क्रम मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, इन्होंने सिलेबस जैसा भी बनाया है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि आपको एक बहुत आसान तरीके से एक क्रम में दे दूं, जिससे जब आप पढ़ोगे, देखो सिलेबस ये दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम पहले ये क्वेश्चन देंगे ये क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन वो कहीं से उठा के दे सकते हैं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, सारे टॉपिक्स को क्या कर लेना, अच्छे से तैयार कर। तो देखो इसके अंदर हम लोग ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसका एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। इसके बाद सिलेबस के अंदर क्या है आपके, यूपी गवर्नमेंट के स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स हैं। तो स्कीम और प्रोजेक्ट्स ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन यूपी, यूपी में इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है। आजकल देख रहे हो यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि अब पॉलिसी ऐसी आ रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी आ रही है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऐसी आ रही है, जिससे लोग जो है अब यूपी में भी इंटरेस्टेड है कि यूपी में भी क्या करें, वो इन्वेस्ट करें। और आप सुनते होंगे अभी हाल ही में ब्रह्मोस का जो है यहाँ पे प्लांट लगा, अपने यहाँ लखनऊ में ही लगा, है ना। तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको इस चीज को पढ़ना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट, किन किन फील्ड में इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, वो सारी बातें। फिर पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी, तो ये भी एक तरीके से बजट का एक तरीका है, उसी के अंदर हम लोग इसमें टैक्स कैसे होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन कौन से हो रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सारी पॉलिसीज जो हैं। और उसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स उनके बारे में भी हमको पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में क्या रोल है उनका, जिसका उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हो, या उत्तर प्रदेश का कुछ सिग्निफिकेंट नाम उसके अंतर्गत आ रहा हो, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर अगर सिलेबस में हम देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। और बच्चों देखो फिर से ये वाला जो पार्ट है, ये बिना ज्योग्राफी के यानी यूपी के ज्योग्राफी के जाने बिना ये वाला पार्ट भी आपसे होना नहीं है। तो हम लोग पहले उस पार्ट को भी करेंगे, पहले ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे कि क्या क्या रिन्यूएबल एनर्जी होती है, क्या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और देखेंगे फिर हम कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से इसके स्रोत हैं, कौन कौन से इसके सोर्स। ठीक है। देन हमारे पास है डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, ये भी आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है।
तो हम लोग पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक देखेंगे, यहाँ पे सेंसस डिटेल उत्तर प्रदेश से क्या क्या है, कौन से जिले में कितना पॉपुलेशन, किसका पॉपुलेशन ज्यादा किसका कम, उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। देखो इसमें अब हम लोग मेंस के स्तर पे अगर तैयारी करते हैं तो हमें देखना होगा कि किस क्षेत्र में किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और उसका उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पे, ज्योग्राफी पे, रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजें हमको वहां देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सब लिखना पड़ेगा। केवल फैक्चुअल चल के हमारा काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। फिर इसी तरीके से एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा जो जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान है वो एग्रीकल्चर का है ना। प्राइमरीली उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो किस पे इसकी इकोनॉमी बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और हमारे यहाँ गंगा का मैदान मौजूद है, और गंगा हम लोग कहाँ पर है, गंगा के मैदान में है। और गंगा का मैदान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है ना। और उसमें भी हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर का नेचर कैसा है। चलो हमने बात कर ली कि ठीक है, बहुत एक्सटेंड बड़ा क्षेत्र है, एग्रीकल्चर होती है, बहुत इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, और साथ में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक चीज होती है, यानी कि निर्वाह खेती। उसके बारे में भी हम समझेंगे ये जब पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर तब। तो पहला मेरा यही तात्पर्य है कि आप लोग एक बात देख लो सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या है पेपर 6 के अंदर, और इसको आप ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे लगातार, तो फिर बाद में जाकर बाकी चीजें पढ़ेंगे बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी अब क्या समझ में आएगा जब तक आप ज्योग्राफी नहीं समझोगे, कौन से क्षेत्र में वन ज्यादा है, किस प्रकार का वन है, ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंस उत्तर प्रदेश जो पॉलिसी, जो भी फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके बारे में, यानी कि जो हमारे वन नीति है फॉरेस्ट। देखो हिंदी में अंग्रेजी में दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट पॉलिसी का मतलब कि वन नीति, और वन नीति के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन यूपी, यानी कि कृषि और जो आपके सामाजिक जो वानिकी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो क्या इनिशिएटिव है, रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सतत विकास का रोल, उसका भूमिका क्या है, वो सारी बातें करेंगे। देन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रॉब्लम, तो मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर ये ऐसा सिलेबस है जो इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का मिक्स सिलेबस है। आप जो पहले ज्योग्राफी समझो, फिर क्या समझो आप, फिर इकोनॉमिक्स समझो, फिर मिक्स दोनों को करके हम चलेंगे। देन यहाँ पर आ जाता है डेवलपमेंट इंडिसेस, ये बिल्कुल, हालांकि ये ज्योग्राफी से बहुत रिलेट नहीं है, हम पढ़ेंगे लेकिन इसे बाद में पढ़ेंगे। अब ज्योग्राफी ऑफ यूपी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ताकि सारी चीजें हमें समझ में आने। इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट क्या है, इरिगेशन, मिनरल्स, देखो मिनरल्स यहाँ पर भी है और वहां पर भी हमने देखा, पहले मिनरल्स यहाँ समझेंगे। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इसके बाद वेजिटेशन आ गया, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेट कर गया ये, तो वेजिटेशन हम देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, ये देखना है हमें कि नेशनल पार्क कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, उसमें क्या क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन उसका क्या है, क्या उसका महत्व है उत्तर प्रदेश के लिए, वो सारी बातें करेंगे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, है ना, पूरा का पूरा ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भी सड़क की संरचनाएं हैं, जहां जैसे जैसे सड़क जुड़ी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, उन सारे सिस्टम के बारे में जानेंगे। पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो क्वेश्चन यहाँ पे है ना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है, इसमें क्वेश्चन देखो एक तो होता है कि आप रट डालें, दूसरा आपको देखना है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है ये किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस तरीके से महत्व है, यहाँ की सोसाइटी के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन जब मेंस में लिखने के लिए आएगा तो मेंस में आपको लिखने के लिए कि हाँ अगर ये कोई पर्टिकुलर रोड नेटवर्क है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब केवल हमें ये याद करके काम नहीं चलेगा कि हाँ ये रोड है यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है ना, हमें देखना पड़ेगा कि उस रोड के आसपास क्या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या कोई नया कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई आपका आजकल तो देख रहे हो कि डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारा काम हो रहा है, यूपी में भी डिफेंस सेक्टर पे काम हो रहा है, तो यूपी में डिफेंस सेक्टर का कोई काम हो रहा है, क्या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस रोड का, वो सारी बातें सामाजिक रूप से किस तरीके से यूपी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो सारी जितने भी स्टीयर्स हैं वो सारे स्टीयर्स हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। देन हमारे पास है पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो यूपी के अंदर भी इन्वायरमेंटल इश्यूज काफी ज्यादा है, और
एक समय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड रिवर है गोमती नदी होगी, है ना, जो आपके लखनऊ से ही होकर जा रही है। तो जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, और देखो पॉल्यूशन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कम है, पॉल्यूशन यहाँ लखनऊ में, आपके गाजियाबाद में, आपके नोएडा में, आपके प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर मत भूलो, कानपुर, ऐसे शहर हैं जहाँ पे पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा है। तो वो एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, पूरा पूरा किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग, यूपी के अंदर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, वेदर फोरकास्टिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बेनिफिट होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। और फिर है हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, तो उत्तर प्रदेश के हैबिटेट इकोसिस्टम, जब ज्योग्राफी समझ लेंगे, क्लाइमेट समझ लेंगे, देखो हैबिटेट इकोसिस्टम आपके किस पे, ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है ना, और वहां की जो वेजिटेशन है, वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उन सभी चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी जीव किसी जगह पे रहता है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ता है, क्लाइमेट का पड़ता है ना, वहां की ज्योग्राफी का। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से, तो इसीलिए मैं शुरुआत ज्योग्राफी से ही कर रहा हूँ। साइंस एंड टेक, एक ये नया चीज आ गया इसमें, तो साइंस टेक में यूपी के अंदर क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ब्रह्मोस की जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खोला जा रहा है, ब्रह्मोस का जो है यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होना शुरू होगा। और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूपी के अंदर हो रहे हैं, कई सारे एप्लीकेशन डेवलप किए गए, हेल्थ से लेकर आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके वितरण प्रणाली होती है जिसमें बांटा जाता है फूड वगैरह सब कुछ, हर जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी। पुलिस के लिए जो पुलिसिंग होती है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से, उसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। तो उन सारे टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास कुछ चीजें हैं यूपी के अंदर, जिसमें एक्वाकल्चर, है ना, अरे जिसमें हम लोग जो है एक्वाकल्चर के अंदर फिश वगैरह की बातें करेंगे, विटिकल्चर की बातें करेंगे, है ना, सेरीकल्चर यानी अंगूर की खेती, सेरीकल्चर यानी सिल्क की खेती क्या होगा, फ्लोरिकल्चर फूल कैसे होता है, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स वगैरह कैसे होते हैं, और क्या क्या जगह पे है, कैसे कैसे हो रहा है, वो सारी बातें करेंगे। और एबोरिकल्चर के बारे में भी बात करेंगे। देन हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं यूपी के अंदर, वो सारी योजनाओं के बारे में करना। पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, यानी पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। पब्लिक का क्या मतलब होता है, देखो आप बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, पब्लिक का मतलब जनता होता है, पीपल होता है, नहीं, पब्लिक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। लाइक आप कहोगे कि दिस इज पब्लिक रोड, पब्लिक रोड का मतलब ये ऐसा नहीं कि वो जनता की रोड है, वो किसकी रोड है, गवर्नमेंट की रोड है। सुनते हो ना पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक का मतलब सरकारी बैंक है भाई, समझ में आया, लाइक एसबीआई, एसबीआई कैसा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, समझ में आया। सुनोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, है ना, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो कई सारे प्राइवेट बस चलते हैं आप देखते हो, और कुछ सरकारी चलते हैं, जो सरकारी वाला है वो क्या है आपका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर मेट्रो है, तो मेट्रो कैसा ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी है ना भाई। और बनाया किस पे गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे बनाया है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पीपीपी मॉडल के ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका क्या है, सिलेबस। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी के बारे में और यूपी की ज्योग्राफी के बारे में। तो चलो हेडिंग डालो बच्चों, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल। अब देखो लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश को, हम देख लेते हैं है क्या चीज। दिखाई पड़ रहा है ये मैप, ये उत्तर प्रदेश का मैप। और बच्चों थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हमें कहां पर क्या क्या चीजें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है सुनो। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, दिस रीजन, यहाँ पे इसके इधर इधर ये नेपाल है, क्या आपका नेपाल। और ये जो मैंने अभी लाइन बनाया ना, ये लाइन, दीज आर द शिवालिक रेंज, क्या है ये आपका, शिवालिक रेंज यहाँ पे पाया जाता है, शिवालिक रेंज।
शिवालिक की पहाड़ियां। हिमालय के बारे में जानेंगे तो हिमालय में आपको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर। बिल्कुल ऊपर है ग्रेटर हिमालय, फिर आपका क्या है मिडिल हिमालय, और फिर शिवालिक यानी बृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, और फिर क्या है शिवालिक श्रेणी। तो अगर उत्तर प्रदेश के और नेपाल के बीच में देखा जाए तो ये जो शिवालिक है ना, शिवालिक ये एक तरीके से नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। क्या काम कर रही है? नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। उत्तर प्रदेश में कुछ रीजन्स में लाइक यहाँ पे सहारनपुर वगैरह में शिवालिक आपको देखने को भी मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो आपको एक नेचुरल बॉर्डर की तरह दिखाई पड़ेगा। तो ये आपके बॉर्डर पे क्या है आपका शिवालिक। इसके बाद हम बात करें कुछ और ऐसे फिजिकल फीचर की बात करते हैं, फिर हम पॉलिटिकल की थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ यहाँ पे रेंजेस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा इन क्षेत्रों में आपको विंध्य श्रेणी की चट्टानें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? यहाँ पे विंध्य श्रेणी की चट्टानें मिलेंगी। ये वाला क्षेत्र देखो, यहाँ पे पूरा विंध्य का क्षेत्र का चट्टानें मिलेंगी। इधर चले जाओगे थोड़ा सा तो आपको कैमूर हिल्स मिलेंगी, और यहाँ पे विंध्यन स्क्रैब्स और कैमूर्स इधर आपको मिलेंगे इन श्रेणियों। तो याद रखेंगे, देखो फिर से बता देता हूं। यहाँ पे आपको विंध्या रेंज याद रखना, बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में क्या मिलेगा आपको? साउदर्न पोर्शन में विंध्या रेंज मिलेगा। विंध्या स्क्रैप लैंड मतलब विंध्या का जो टूटी फूटी पहाड़ियां, कुछ पत्थर वगैरह जो इस तरीके के क्षेत्र मिलेंगे, और यहीं पे आपको नीचे क्या मिलेगा? कैमूर्स की पहाड़ियां मिलेंगी। वो सारी चीजें हम देखेंगे, बस एक जनरल इंट्रोडक्शन अभी समझ लो। जैसे कहा जाए कि विंध्या क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, तो कम से कम आपको इतना पता हो कि हाँ किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये नीचे वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ये वाला क्षेत्र, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड बुंदेलखंड रीजन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है। तो ये वाला क्षेत्र को अगर कभी भी कहा जाए कि बुंदेलखंड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर जो है इस क्षेत्र की बात कर, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देखा। तो एक उत्तर प्रदेश का एक नॉर्मल हमारे दिमाग में मानचित्र बैठा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है एक बच्चों, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से इधर से होकर जा रही है, दैट इज गंगा रिवर। कौन सी नदी है? गंगा रिवर। तो यहीं से जो भी आपको नदियों का एक जाल दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारी नदियां यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, और इसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? गंगा प्लेन के नाम से जानेंगे। और कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ कहाँ पर आकर गंगा से मिलती हैं, किस तरीके से ओरिजिन क्या है उनका, वो सारी चीजें हमें देखना है। इस एक जनरल इंट्रोडक्शन अभी बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल चर्चा करना। अगर उत्तर प्रदेश देख लिया ना आपने मैप में, कैसा दिखता है, कहाँ पर है, उसका लोकेशन, उसके डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन, ये सब हमको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, तभी हमारे समझ में आएगा पूरा। एक चीज और बताता हूँ, सुनो। देखो हम लोग 200 नंबर का आता है पेपर, है ना? पेपर 1, 2, 3, 4, ये सारे जो जीएस के पेपर हैं टोटल मिला के 800 नंबर। और इसको देखकर अगर आपको लगे तो आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, साइंस टेक पढ़नी है। अब यहीं पे पेपर 5 और पेपर 6, इन दोनों को मिलाकर कितने नंबर है? 400। और ये केवल यूपी के बारे में सब कुछ पढ़ा है ना। और इसका मतलब है कि ये जो 800 नंबर के लिए बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत ही बड़ा सिलेबस, विशाल, है ना। लेकिन ये 400 नंबर के लिए सिलेबस क्या है? छोटा है। यानी ये वाला जो एरिया है, और देखो ज्यादातर लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है बहुत फोकस करते हैं, इस पे थोड़ा फोकस कम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि केवल यूपी पीसीएस में पूछा जाता है तो फोकस कम करते हैं थोड़ा। लेकिन जो यूपी पीसीएस में चाहते हैं कि निकल जाए हमारा, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं इसको बोलता हूँ ना, यूपी जीके जो आया रहा है पेपर 5-6 में, इट इज अ हाई इल्ड टॉपिक। कैसा टॉपिक है? हाई इल्ड टॉपिक। हाई इल्ड टॉपिक का मतलब ये है कि आप कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बात समझ में आई? कम मेहनत करके इसमें क्या कर सकते हैं आप? इनसे ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमें इस पे अगर यूपी पीसीएस के लिए जाना है तो इस पे विशेष रूप से ध्यान दे दो। और अगर 1-2 महीने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो ये तैयार भी हो जाएगा। फिर आपको बाद में क्या करना है? रिवीजन करना होगा अच्छे तरीके से। लेकिन पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ते चले जाओ, आराम से तैयार हो जाएगा यूपी जीके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी जीके में सिस्टमेटिक वे में अभी तक बहुत अच्छी कोई बुक भी नहीं मार्केट में उपलब्ध है। लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन वो उस लेवल पे अभी भी नहीं जा पा रहे जहां से क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। क्वेश्चन आ जा रहे हैं, फिर उसको जो है ऐड किया जा रहा है बुक में। लेकिन मैं आपको इस तरीके से तैयार करूंगा कि क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा वो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इधर उधर बुक्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अगर लगेगा कि कोई मार्केट में बहुत अच्छी बुक आई है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, तो पढ़ाते के दौरान मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं कोई बुक सजेस्ट आपको नहीं कर रहा हूँ। टोटली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, आपका जो नोट्स तैयार होगा उससे काम चलाओ। किसी भी बुक से वो अच्छी होगी, गारंटी है। और कोई चीज छूटेगा नहीं, क्योंकि वहां पे कई चीज छूट जाती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। वो सारी समस्या यहाँ नहीं आने वाली। ठीक है, आओ जरा देखते हैं यूपी के बारे में। तो देखो बच्चों, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी का जो क्रिएशन हुआ है वो 1937 में हुआ है। और ये जो हुआ है इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के टाइम पे, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके अंतर्गत हुआ है। और उस समय यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस था। उस समय ये नाम था, अंग्रेजों ने ये नाम रखा था। तो पूछा जाके यूनाइटेड प्रोविंस किसका नाम? तो उत्तर प्रदेश का नाम था, पुराना नाम था। जब हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका नया नामकरण किया गया उत्तर प्रदेश का 1950 में। और यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का गठन 1937 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में नाम क्या कर दिया गया? चेंज किया गया। और नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और देखो, उत्तर प्रदेश पहले बड़ा टेरिटरी हुआ करता था बच्चों, और इसके साथ बॉर्डर जो लगता था वो चाइना का भी बॉर्डर लगता था। कब? 1950 में, जब उत्तर प्रदेश नामकरण किया गया था। क्योंकि उस समय उत्तराखंड भी किसके अंदर था? उत्तर प्रदेश के अंदर। और चीन के साथ, नेपाल के साथ बॉर्डर हम शेयर करते थे। चाइना कहने का मतलब है तिब्बत। कौन सा क्षेत्र? तिब्बत वाला क्षेत्र। तो कई बार वो तिब्बत वाला क्षेत्र थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। अब क्या होता है कि सन 2000 में उत्तराखंड जो है आपके यूपी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, एक अलग स्टेट बन जाता है। और अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो उत्तराखंड था ये एक पहाड़ी क्षेत्र है पूरा। तो पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर दिया गया, और अलग करके क्या बना दिया गया? उसको उत्तराखंड बना दिया गया। और फिर प्लेन क्षेत्र ज्यादातर किसमें रह गया? उत्तर प्रदेश में रह गया। समझ में आया? तो ये उत्तराखंड कब बना है? सन 2000 में। और जब से ये 2000 में ये उत्तराखंड बना, तो यूपी का बॉर्डर जो है वो फिर अब चाइना से नहीं लगता। यूपी केवल एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और वो किसे करता है? नेपाल से करता है। किसे करेगा वो? नेपाल से करेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि यूपी कब बना, यूपी का रीनेम कब हुआ है, और उत्तराखंड इससे कब हो गया है? सेपरेट हो गया है। कब? सन 2000 में इससे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। अब ये सब चीजें देखो बच्चों, फैक्चुअल है। ये फैक्चुअल फैक्ट्स जो है ना, आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे। क्योंकि अब प्रीलिम्स में भी 8-10 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल से पूछा जाने लगा है। पहले तो बहुत कम पूछते थे, 2-3-4 ज्यादा ज्यादा पूछते थे, लेकिन अब 8-10 पूछने लगे। तो अगर 8-10 अगर आ जाता है प्रीलिम्स में, ये भी एक सिग्निफिकेंट मार्क्स है ना। क्योंकि प्रीलिम्स में तो एक एक नंबर, दो दो नंबर की लड़ाई होती है। कोई एक दो नंबर से कट ऑफ के नीचे रह जाता है। कई सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं जो मेंस अच्छी तैयार होता है, लेकिन प्रीलिम्स में आधे नंबर, एक नंबर से रह जाते हैं, और फिर वो मेंस देने को ही नहीं मिल पाता उनको। तो हमें प्रीलिम्स के भी कुछ फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी क्या है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो डिवीजन है, टोटल डिवीजन कितने डिवीजन है? 18 डिवीजन है। मंडल जिसे कहा जाता है, 18 मंडल है। और जो जिलों की संख्या है, डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट। एक ऐसे टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था कुंभ वाला, है ना। लेकिन अब जो है, जब कुंभ खत्म हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये आपका टोटल 18 डिवीजन एंड 75 डिस्ट्रिक्ट, इसको याद करें। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, देखो अभी ये जो हमारा 21 के बाद से जो भी सेंसस होना था, वो सेंसस का कोई अभी आया नहीं है। तो आया नहीं, तो अभी भी जो हम लोग बातें कर रहे हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से ही कर रहे हैं। यूपी का जो पॉपुलेशन है बच्चों, वो 19.98 करोड़ है। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 23-24 करोड़ के आसपास हो गया होगा, बढ़ गया होगा। क्योंकि अब तो बहुत समय हो गया यार, 14 साल हो गए। 2025 चल रहा है, 11 में का ये सेंसस था, तो 14 साल में तो बहुत जनसंख्या बढ़ गई होगी, है ना।
तो यूपी की जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेकिन आप लिखकर जब आओगे अभी के लिए, क्योंकि सरकारी डेटा अभी अवेलेबल है नहीं सेंसस वाला, तो सेंसस की अगर हम बात करेंगे तो हम 2011 के सेंसस की ही बात करके लिख करेंगे अभी के लिए। लेकिन अगर अगले साल या इसी साल के लास्ट में अगर सेंसस का डेटा आ जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हम दोनों पढ़ेंगे कि 2011 में इतना था और उसके बाद जो आया अभी तुरंत उसमें इतना हो गया है, तो इतना वृद्धि हो गई, ये बातें करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन है ना 90.98 करोड़ का, ये एक्चुअल में ये पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 16.50% बनाता है। कितना बनाता है? 16.50% बनाता है, यानी काफी एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन केवल केवल कहाँ पे रहते हैं? यूपी में रहते हैं। और उसके पीछे कारण भी है। देखो बच्चों, कारण क्या है कि यूपी का अगर देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, एक लार्ज पोर्शन वो प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र हैबिटेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि किसी भी निवास के लिए अगर आपको घर बनाना है तो पहाड़ों पर घर अच्छा बना सकते हो अच्छे तरीके से, या प्लेन पर बना सकते हो, प्लेन पे बन सकता है। सड़कों का निर्माण करना है तो कहाँ अच्छा सड़क बनेगी? प्लेन से बनेगी, सिंपल सी बात है। इंडस्ट्रीज लगाना है, पहाड़ पे उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे पत्थर तोड़ो, क्या क्या करो, प्लेन में सीधे गड्ढा खोदा, न्यू डाला और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। और साथ में रिवर्स है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, गोमती है ना, राम गंगा है हमारे पास। इसी तरीके से और भी बहुत सारी नदियां हैं यूपी में, सोन भी है, चंबल भी है, यमुना भी है, बहुत सारी नदियां हमारे यहाँ पर। सई रिवर है हमारे पास में, ठीक है, काली है, कर्णाली है, घग्गर है, घाघरा है, जिसको नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है। तो इतनी ज्यादा नदियों और साथ में जो कैनाल सिस्टम, कैनाल का इतना बिखराव है कि हमारे यहाँ सिंचाई अच्छी हो जाती है। तो सिंचाई अगर अच्छी होगी तो कृषि भी अच्छी होगी, और अन्न उत्पादन होगा तो खाने की सुविधा होगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? अपने आप ज्यादा होगा। पॉपुलेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब क्या है? ज्यादा है। डिटेल चर्चा हम करेंगे इसके ऊपर कब? सेंसस पढ़ेंगे तब। अभी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। इसी तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर पास करता है। आप कहेंगे ये क्या चीज? अरे जो घड़ी देखते हो टाइम डिसाइड होता है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम होता है। तो इंडिया का जो टाइम डिसाइड होता है बच्चों, वो 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व। ईस्ट ध्यान रखना क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व, जो आपका देशांतर है, उस देशांतर से खींचा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा वहां से खींची जाती है। और ये भारतीय मानक समय रेखा कहां से होकर गुजर रही है? मिर्जापुर से। मिर्जापुर को ही बेस बनाया गया है ना, यही बेस है और यहां से होकर ये गुजरेगी। तो इसको हम क्या याद रखना, कई बार पूछ सकता है कि इसका क्या महत्व है भाई, ठीक है, तो उसको भी हमें देखना है कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो ये याद रख लो बच्चों, लिख लो जरा, इतनी बातें लिख लो, क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते चले जाओ, लिखो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश was created in 1937. Uttar Pradesh was created in 1937 by Government of India Act 1935. उत्तर प्रदेश का निर्माण, उत्तर प्रदेश का निर्माण 1937 में भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया, अंतर्गत किया गया। एट दैट टाइम, उस समय, it was named as United Province, it was named as United Province, इसे संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया था। उस समय इसे संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया था। इट वॉज नेम्ड एज यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, इन 1950, 1950 में
इट वॉज रीनेम्ड एज 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश, इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, नाम दिया गया। एट दैट टाइम, उस समय उत्तराखंड वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ, उत्तराखंड वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का अंग था। बट इन 2000 AD, लेकिन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम यूपी। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड इज अ हिली रीजन, उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है। हिली रीजन, उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। एट प्रेजेंट टाइम, मौजूदा समय में, एट प्रेजेंट टाइम मौजूदा समय में देयर आर 18 डिवीजन्स, मौजूदा समय में 18 मंडल एंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन उत्तर प्रदेश। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 19.98 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है, It is highest populated state of India. It is highest populated state of India, जो कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। It makes 16.50% of total India's population, यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% बनाता है, 50% बनाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की मानक समय रेखा passes through मिर्जापुर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हो गया बच्चों, ये एक जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। हम लोग तो बाकी आगे इंट्रोडक्शन और ढेर सारा देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, और कुछ बातें करते हैं। अगर हम लोग इसका लोकेशन देखें उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश का लोकेशन कैसा है। देखो बच्चों, एक तो जानो, पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। अगर भारत का लोकेशन आपसे पूछा जाए तो भारत अगर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। किसमें है आपका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या मतलब हो गया बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। यानी कि अगर पृथ्वी को अगर हम देखें ऐसे, तो पृथ्वी का ये जो आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इसके ऊपर यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश भी इंडिया का पार्ट है। तो किस गोलार्ध में उत्तर प्रदेश उपस्थित होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
यानी उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित होगा, है ना। तो एक तो याद रखें कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो लैटिट्यूड जब हम बात करेंगे, अक्षांश की बात करेंगे, लैटिट्यूड की अक्षांश की बात करेंगे, तो कौन से अक्षांश में आएगा, तो ये उत्तरी अक्षांश में होगा। किस अक्षांश में होगा, उत्तरी अक्षांश में, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स पर होंगे। और अगर हम लोग ग्रीनविच टाइमलाइन से देखेंगे, है ना, अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है, ग्रीनविच लाइन से देखेंगे, तो ये भारत ईस्टवर्ड उपस्थित है। कहां उपस्थित है, ईस्ट में उपस्थित है, पूरा इंडिया। तो यानी कि उत्तर प्रदेश भी कहां पर उपस्थित होगा, ईस्ट में। तो अगर हम जब देशांतर की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड की, तो उत्तर प्रदेश कौन से देशांतर में पाया जाएगा, ईस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में उत्तर प्रदेश उपस्थित होगा। तो देखते हैं क्या है इसका। तो अगर हम देखें तो ये कहां पे उपस्थित है, तो अगर लैटिट्यूड हम देखें इसका, है ना, अक्षांश, तो ये आपका 23 डिग्री 52 मिनट, देखो क्या लिखा है, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में उपस्थित है। यानी कि अभी हमने जो देखा तो यहां बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, और ये बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन, यहां से यहां तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। यानी ऐसे जाएं हम लोग तो क्या बोलेंगे हम इसको, लैटिट्यूड कहेंगे। समझ में आया। तो ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, और कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। कैसी होती है ये, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है वो कितना है भैया, नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है आपका 23 डिग्री और 52 मिनट, और बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन कितना है, 28 डिग्री, सॉरी 31 डिग्री एंड 28 मिनट, इतना ये उपस्थित है। समझ में आया। अब ये पूछ ले कि ये कितना है, तो दोनों में घटा लोगे। पूछा जाएगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूरा कितना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको घटाना पड़ेगा, घटा लो। देखो लोग यही पढ़ते हैं, इतना वाला पढ़ के रट्टा मार लेते हैं। पूछा जाए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो अगर दिमाग काम नहीं किया तो गड़बड़ कर जाएगा। तो घटा लो इसको, कितना है, 31 डिग्री 28 मिनट्स में 23 डिग्री 52 मिनट घटाओगे, है ना। अब एक बात जानो कि 60 मिनट होता है एक डिग्री में, एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। तो अगर हम एक डिग्री इधर बढ़ा दें तो हम इसको जोड़ देंगे 60 मिनट इसमें, तो कितना आ जाएगा, 88 माइनस 52, तो कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना आ जाएगा, 3, 36 मिनट। और यहाँ 30 बच गया, 30 में तो 7 डिग्री एंड 36 मिनट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी जो आपका देशांतर का जो विस्तार है वो कितना आ जाएगा। तो कभी भी दिमाग लगाओ, है ना, अगर केवल इसको याद है तो ये तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करके निकाल ले जाए। बात समझ में आई। तो 7 डिग्री एंड 36 मिनट ये क्या हो जाएगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। समझ में आया। इसके बाद बात करता है यहाँ पे कि अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, यानी ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, देखो अर्थ के ऊपर ये जो है ये ऐसे खींचा जाता है, ये क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, और जो ऐसे खींचा जाता है इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोलते हैं। तो अगर देशांतर की अगर हम बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट देशांतर से लेकर ये 84 डिग्री 39 मिनट देशांतर ईस्ट, क्या लिखा है बच्चों, ईस्ट, पूर्व में उपस्थित है। तो क्या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है उत्तर प्रदेश या भारत, नहीं, पूरा भारत कहां पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा ईस्ट में है। अब इसका भी अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकालना होगा तो हमें क्या करते हैं, इतने में से इतने को घटा दो। अब एक बार जान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, बलिया वाला बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट, और यहाँ पे इधर शामली का एक पॉइंट है, यहाँ पे इनके बीच का जो अंतर है, ये जो पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या कितना हो गया, देखो यहाँ पे फिर से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया आपका 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। तो घटा लोगे, पूछा जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है, तो क्या करो आप, कुछ नहीं, 84 डिग्री एंड 39 मिनट से कितना घटा दो, 77 डिग्री एंड 3 मिनट, तो क्या आ गया 09, और ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 डिग्री 09 मिनट। समझ में आया। तो ये आपके जो क्या हो जाता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, याद रहेगा, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट।
अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये जो आपका टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसको हम किलोमीटर में अगर हम काउंट करें, है ना, तो किलोमीटर में कितना निकलता है ये 650 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का अगर विस्तार देखोगे बच्चों ना, तो यहां से बिल्कुल ये जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है, वहां से बिल्कुल ईस्टर्न पोर्शन इधर, इसका पूरा विस्तार कितना है 650 किलोमीटर। तो अगर ऐसे किलोमीटर में पूछ ले तो कितना हो जाएगा 650 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूड या देशांतर में पूछ ले तो इतना देशांतर। समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना होगा। अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं, नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसको देखेंगे तो कितना है 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे दो सवाल आ जाएगा। एक सवाल पूछा जाए कि बताओ लैटिट्यूडनल जो आपका विस्तार है वो कितना है ना, चौड़ाई में अगर बोले नॉर्थ टू साउथ तो एवरेज 240 किलोमीटर, ये एवरेज है ना। तो ये आपका 240 इधर और ये 650 किलोमीटर आपका ये वाला हो गया, दोनों हो गया। अगर हम बात करें इसमें लार्जेस्ट बाय एरिया की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फोर्थ लार्जेस्ट बाय एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से तो क्या है, नंबर 1 पे है, और एरिया वाइज क्या है सबसे अधिक है, सॉरी एरिया वाइज फोर्थ पर है, और पॉपुलेशन वाइज क्या है ये सबसे अधिक है। और अगर टोटल एरिया उत्तर प्रदेश का देखोगे बच्चों, टोटल एरिया, तो ये कितना एरिया आ जाएगा 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा याद होना चाहिए। कुछ जो डेटा है, फैक्ट है, ये क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग किसका एरिया है, भारत का एरिया। बात समझ में आया? तो उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें अगर पूरे इंडिया के का देखे एरिया में, तो उत्तर प्रदेश इसका 7.33% बनाता है। पूरे भारत में लैंड मास का उत्तर प्रदेश कितना बनाता है 7.33%। ये परसेंट में है, और ये कितना है टोटल एरिया वाइज। समझ में आया ये दोनों चीज? अब इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का ही है। तो ये फैक्ट लिख लो, जरा लिख लो, लिख लो, लिखो उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ एंड 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक उपस्थित है क्या है देशांतर, ब्रैकेट में लिख लेना देशांतर, सॉरी अक्षांश, ब्रैकेट में लिख लो अक्षांश, लैटिट्यूड। एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज और देशांतरीय विस्तार इसका 77 डिग्री 3 मिनट टू 84 डिग्री 39 मिनट, और इसका देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक है, 39 मिनट तक है। उत्तर प्रदेश इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश 650 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है लंबाई है। और नॉर्थ टू साउथ और उत्तर से दक्षिण की ओर इट इज 240 किलोमीटर। यह 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है। लिखो उत्तर प्रदेश इज
फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तीन इससे बड़े कौन कौन से हैं लिख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। लार्जर देन उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से तीन बड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये तीनों क्या उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। लिखो, उत्तर प्रदेश है टोटल एरिया 2,40,000। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 928 स्क्वायर किलोमीटर है। 928 स्क्वायर किलोमीटर है। इट मेक्स 7.33% ऑफ इंडिया, जो कि भारत का 7.33% बनाता है। 7.33% बनाता है। हो गया। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि पॉपुलेशन में क्या है, सबसे ज्यादा है और पॉपुलेशन कितना है। क्लियर हो गया यहां तक? एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसी के आधार पे, इसी के बेस पे हम आगे सारा काम करेंगे कि कैसा उत्तर प्रदेश का है, भूगोल क्या है और सारी चीजें। आ जाते हैं थोड़ा एक बार उत्तर प्रदेश को हम लोग देख लेते हैं, और यहां से बहुत सारा, हाँ ये वाला, अरे यही ना, देशांतर करके देख लो, 84 में से इसको घटा लो, जो भी आएगा। अरे 3 जीरो होगा ना बच्चा यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 3 घटाना था, सही है। ये 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, ठीक है। उसको देख लेना बस, वो तो मैंने जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। आप कैलकुलेट करके उसको देख ले, मैंने बताया था कि आप खुद कैलकुलेट करो उसको, ठीक है। वो जल्दी जल्दी में मैंने कैलकुलेट किया उसको, ठीक है। तो ये 3 मिनट यहाँ पे 3 6 हो जाएगा, ठीक, सही बता रहे हो। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें लोकेशन में, तो इंडिया देखो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इंडिया का ये जो हिस्सा दिखाई पड़ा, दिस इज उत्तर प्रदेश। ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। और इसी का यहाँ बड़ा इमेज आपको दिखा रहे हैं। इसकी कैपिटल कौन सी है आपकी? ये लखनऊ यहाँ पे उपस्थित है, बिल्कुल ठीक है ना। और अगर हम इसमें थोड़ा बात करें तो इसमें हम देखेंगे तो कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर बना रहा है उत्तर प्रदेश का, बॉर्डर कितने कितने राज्यों से बन रहा है। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे आपको एक दिखाई पड़ रहा है राज्य उत्तराखंड। कौन दिखाई पड़ रहा है? उत्तराखंड। यहाँ पे एक बहुत पतला सा जो है सीमा बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? हिमाचल प्रदेश। तो सबसे छोटी सीमा अगर हम बात करेंगे, तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनता है उत्तर प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश के साथ, है ना। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल छोटा सा बॉर्डर किससे शेयर होता है? हिमाचल प्रदेश से भी होता है। इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमको दिखाई पड़ेगा हरियाणा। देखो इसी से हम सारे निकालेंगे, जितने भी फैक्ट पूछे जाएंगे ना उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से रिलेटेड, इसके ईस्ट में वेस्ट में क्या है, कौन कौन से राज्यों से कौन कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, मैप सबसे बेस्ट होता है। अगर मैप आपने याद कर लिया तो फिर आपको फैक्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे कि हम मैप ही क्या कर लें, याद कर ले जाए, तो इससे इसके डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन भी हमें याद हो जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे किस जगह पे लोकेटेड है। बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश का, अगर स्पेशल आपको पढ़ना है तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। क्यों? क्योंकि बाद में जब मिनरल्स वगैरह की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे क्लाइमेट की बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट, वहां पे ऐसा क्लाइमेट, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर क्षेत्र, तो आपको उस रीजन में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं वो भी पता होगा। और ये सब कैसे आएगा? जब हम लोग मैप के माध्यम से ही पूरा पढ़ेंगे तो। ठीक है बच्चों, देखो तो हमने अभी तक कितने राज्य देखे? उत्तराखंड एक, हिमाचल प्रदेश दो, टोटल जान लो, बता देता हूं पहले कि टोटल 8 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। किसके साथ करता है? 8 राज्यों के साथ।
और एक यूटी के साथ शेयर करता है। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, तो 8 बताओगे। पूछा जाएगा कितने यूनियन टेरिटरी से, तो 1 बताओगे। या क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि कितने स्टेट, आपके आगे लिख देगा यूटी, तो ऐसे लिख देगा स्टेट एंड यूटी, ऐसे लिख देगा कितने के साथ शेयर कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाए। हालांकि ये क्वेश्चन काफी, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब मेंस में जब आंसर लिखोगे, तो अगर हम इंटर स्टेट ट्रेड की बात करेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड की, यानी राज्यों के बीच में आपस में व्यापार की, तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक फैक्ट हो जाएगा, आप उसमें लिख सकते हो। तो इसलिए ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो याद होने चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। अब इसमें देखो मैंने एक बताया आपको क्या, उत्तराखंड, दूसरा क्या बताया, हिमाचल प्रदेश, तीसरा देखो यहाँ पे क्या है, हरियाणा है, चौथा हम चले आए इधर, केवल राज्य की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी भी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान, यहाँ पे आपको सबसे लंबा बॉर्डर किसका मिलेगा, मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है, मध्य प्रदेश के द्वारा शेयर किया जाता है। सबसे छोटा किसके द्वारा किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है। कितने राज्य हो गए बेटा, 1 2 3 4, और ये मध्य प्रदेश क्या हो गया, 5। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या है हमारा, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करेगा। इधर आते हैं तो हमारे पास क्या पड़ जाएगा, झारखंड, झारखंड के साथ शेयर करेगा। यहां आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, बिहार। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 8। कितने राज्य हो गए, 8। तो ये फिर से देख लो, इधर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल है ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देखो ऐसे क्रम से जब भी याद करोगे तो आपको फायदा होगा, ताकि आपको जगह ही याद हो जाएगी कौन सी जगह है। तो बिल्कुल इधर क्या है, उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, देन राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, देन हमारे पास छत्तीसगढ़, देन झारखंड, एंड देन आपका बिहार। टोटल कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। और एक यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली है ना, दिल्ली, ये क्या है आपका, यूनियन टेरिटरी। दिल्ली क्या है आपकी, यूनियन टेरिटरी, जो कि बॉर्डर शेयर करती है उत्तर प्रदेश के साथ। लिख लो ये बात, लिख लो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश shares border with 8 states and 1 union territories, total 9। उत्तर प्रदेश 8 राज्य, 8 राज्य तथा 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। नाम लिख लो राज्यों का, 8 स्टेट्स लिखो, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लिख लो ना, खुद से लिख लोगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश लिखो, हरियाणा, खुद से देख देख कर लिखो, क्योंकि जब खुद से देख कर लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी। हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, और बिहार। और एक यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम क्या है, यूनियन टेरिटरी का आपका दिल्ली, दिल्ली हो गया। अब एक एक करके हम जरा एक चीज और अब देखेंगे, ये जितने भी राज्य हैं वो किन किन उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि बताओ उत्तराखंड कौन कौन से राज्यों से बना रहा है बॉर्डर, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हिमाचल प्रदेश किस राज्य से करता है। कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं से निकालेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या करो आप, बार बार कहता हूं, जिसने मैप एक्सरसाइज कर लिया उसके दिमाग में घुस जाएगा, वो भूलेगा नहीं। लेकिन जिनने रट्टा, वो कब कहां से कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट इधर उधर हो गया पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जरा देखो, ध्यान से देखते हैं, चलो ठीक है ना। इधर देखो, हम शुरू करते हैं कहां से, उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। देखो, और इसको भी हम कहां से करेंगे, क्रम से कर लेते हैं, है ना। हम लोग इसको करते हैं, हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, है ना, ताकि आपको क्रम भी याद रहे। कई बार क्रम पूछ लेता है,
पूछा जाए कि बताओ उत्तराखंड से जो बॉर्डर बनाते हैं उनका क्रम बताओ, बस गया खत्म, जिन्होंने रट्टा मारा खत्म, मामला गायब। तो इससे बचने के लिए हमें क्या होगा, ऐसे पढ़ाई करो कि जो है क्रम वाइज हो सारी चीजें। तो लिखो जरा, पहला डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विथ, ऐसा काम कर लो, दो कॉलम बना लो। एक कॉलम में लिखो आप लोग स्टेट, और दूसरे कॉलम में लिखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक में लिखो स्टेट और दूसरे में क्या लिखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। राज्य और उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के जिला, उत्तर प्रदेश के जिला। तो बॉर्डर शेयर करते हैं, सुनो। उत्तराखंड से देखो सहारनपुर, लिखते जाओ, इधर देखते देखते भी जाओ, एक बार बता देता हूँ, सुनो फिर लिखना। देखो यहाँ सहारनपुर है बिल्कुल ऊपर, और बिल्कुल सबसे नॉर्थ में यही उपस्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थ में अगर हम देखें तो ये सहारनपुर आपको मिलता है। तो सहारनपुर, देन मुजफ्फरनगर, यहाँ पे बिजनौर, यहाँ पे मुरादाबाद, यहाँ पे आपका है रामपुर, यहाँ पे है आपका बरेली, और यहाँ पर है आपका पीलीभीत। ठीक है ना। तो ये आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो किसके साथ जो है बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उत्तराखंड के साथ। तो लिख लो, लिखो सहारनपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रामपुर, बरेली, बरेली और पीलीभीत। ब्रैकेट में लिख लेना टोटल कितने हो गए, 7, ताकि कभी ऐसे पूछ ले उत्तराखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहे हैं तो बता ले जाना 7। आ जाते हैं इधर हिमाचल प्रदेश, दूसरा लिखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो भैया हिमाचल प्रदेश से देखो एक ही है और सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है आपका, क्या नाम है इसका, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर। हो गया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा हरियाणा के ऊपर। तो हरियाणा के ऊपर आ जाओ, हरियाणा लिखो। इधर देखो ये है सहारनपुर। तो सहारनपुर को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि 3 राज्यों के साथ बॉर्डर है इसका, दिख रहा है। इधर किसके साथ है, उत्तराखंड, इधर किसके साथ में है, हिमाचल प्रदेश के साथ में, और इधर किसके साथ में है, हरियाणा के साथ में। तो 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा आपका, सहारनपुर। देखा। तो ऐसी ही माइन्यूट चीजों को आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि कहां से शेयर कर रहा है। तो लिखो हरियाणा में सबसे पहले सहारनपुर, देन इसके बाद यहां देखो बच्चों, यहां पे है शामली, लिखो शामली, शामली, सहारनपुर, शामली, और यहां पर है बागपत, बागपत। तो 3 ऐसे जिले हैं जो कि किससे चलो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं इधर, गौतम बुद्ध नगर और भी है, गौतम बुद्ध नगर, ये तो बिल्कुल ऊपर दिल्ली के ऊपर वाला एरिया है, वहां पे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो गौतम बुद्ध नगर, इसी में। यहाँ लिखो अलीगढ़, देखो यहाँ पर बॉर्डर बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, अलीगढ़। और फिर इसके बाद है आपका मथुरा, मथुरा। तो ये किसके साथ हो गया भाई, हरियाणा के साथ। नीचे आ जाओ, राजस्थान, 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 राजस्थान यहाँ 2 जिले हैं जिससे शेयर करता है बॉर्डर, एक है मथुरा और दूसरा है आगरा। तो लिख लो मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। अब इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलता चला जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मथुरा हो गया और क्या हो गया, आगरा। आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में लिखो मध्य प्रदेश, एमपी। सबसे पहले लिखो आगरा, आगरा, लिख लिया आगरा। इसके बाद लिखो इटावा, आगरा इटावा, जालौन, आगरा इटावा जालौन, झांसी, झांसी, क्रम से चल रहे हैं हम ना, क्रम से, झांसी। फिर है यहाँ पे क्या, ललितपुर,
ललितपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, महोबा, इधर है बांदा, बांदा, यहां लिखो चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट, यहां पे बच्चों प्रयागराज, प्रयागराज, फिर देन हमारे पास है मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र। अब गिन डालो कितने जिले हो गए यहां, गिन डालो कितने जिले हैं, तो 11 जिले टोटल। तो सबसे ज्यादा जिले किससे बॉर्डर बना रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ में बना। अब आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़, लिखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देख लो एक ही है यहां पे जिसका नाम है सोनभद्र, 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 हो गया। इसी तरीके से लिखो झारखंड, झारखंड भी एक ही चीज से है, वो सोनभद्र, झारखंड भी केवल किससे बना रहा है, सोनभद्र से बना रहा है, सोनभद्र। और फिर हम बात करते हैं बिहार, लास्ट में है बिहार। तो बिहार को हम लोग नॉर्थ टू साउथ देखते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ पूछा जा सकता है आपसे, कभी साउथ टू नॉर्थ भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस किसके हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ लिखे, लिखो जरा, लिखो महाराजगंज, महाराजगंज, लिख लिया, महाराजगंज। फिर यहां पर है बच्चों कुशीनगर, कुशीनगर, देवरिया, DEORIA, देवरिया, देवरिया बोलते हैं इसको हिंदी में, देवरिया, है ना, देवरिया, ये रहा देवरिया। फिर है बलिया, 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 गाजीपुर, 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 चंदौली, 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 और सोनभद्र, और सोनभद्र, सोनभद्र। कितने हो गए टोटल, 7। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, दो ऐसे राज्य हैं जो साथ साथ बना रहे हैं, एक कौन सा है उत्तराखंड, और दूसरा कौन सा है बिहार, और ये जो मध्य प्रदेश है कितना बना रहा है 11। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको याद रखना है कि बॉर्डर कौन कौन से राज्य से शेयर कर रहा है, और क्रम भी इसका पूछा जा सकता है, तो क्रम भी क्या करना है आपको, देखो क्रम याद कब होगा पता है आपको, ऐसे नहीं याद होगा, हाँ जब जिलों का आपको अपने आप क्रम याद हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हम बहुत बार पढ़ेंगे, लगातार उत्तर प्रदेश ही करते रहेंगे। तो जैसे इंडिया के आपको सारे के सारे जो है स्टेट याद है ना, वैसे ही इसके डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उसका लोकेशन कहाँ पर है, कैसे कैसे पाए। अभी हम केवल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज हमने छोड़ा था, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, तो लिख लो दिल्ली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी। लिखो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तो हम लोग बात करेंगे नेपाल के साथ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ है इसमें जानने को। देखो छोटी छोटी चीजें, इतनी बातें बताऊंगा, इधर देखो अभी ये सब लिखवाऊंगा कि सबसे छोटा बॉर्डर कौन बना रहा है, कौन सा बॉर्डर, जैसे यहाँ देखो, अगर सोनभद्र को देखो ध्यान से, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से घिरा हुआ है। इधर देखो ललितपुर, ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कल की क्लास में। इसमें सबसे वेस्टर्न कौन सा है, सबसे ईस्टर्न कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है, वो सारी बातें यहाँ करेंगे। और फिर हम धीरे धीरे इसके मेन कोर ज्योग्राफी पर आ जाएंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की जियोलॉजी,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रॉक स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी रॉक्स किस किस समय में बनी है, कब उसमें क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब बातें करेंगे। तो एक एक करके जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे बढ़ती जाएगी, आप देखना बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आता जाएगा, और पेपर 6 पेपर 5 ये दोनों आप बहुत अच्छा लिख कर आओगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में रखते हैं। थैंक यू सो मच।